क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां चारों तरफ रास्ते तो बहुत दिखते हैं लेकिन कौन सा रास्ता आपका है ये समझ नहीं आता। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से सलाह और जानकारी की बौछार हो रही है, सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता की कहानी बता रहा है। ऐसे में खो जाना, थोड़ा उलझन में पड़ जाना बहुत स्वाभाविक है। ऐसा लगता है जैसे एक घना कोहरा है और हम उसमें अपनी मंजिल तलाश रहे हैं। और कहते हैं जब अंधेरा बढ़ता है तब कोई एक दीपक जलता है और वही दीपक बन जाता है एक दिशा, एक ऐसी रोशनी जो कोहरे को चीर कर हमें आगे का रास्ता दिखाती है। ये रोशनी कोई चमत्कार नहीं है, ये वो प्रेरणा है जो हमें किसी की सच्ची कहानी से मिलती है, किसी के असली संघर्ष से मिलती है। हमारे समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बिना शोर किए बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। ये 2081 में रेडियो होके यहाँ पे फिर मेरा गुना में नौकरी लगी शास्त्री सर, मैं थोड़ा आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता हूँ। की ट्रेनिंग हुई, तब मैंने अल्ट्रासाउंड NFL के लोगों ने मंगा दी। और उस समय ये पहली मशीन थी जो गुना में जिले की पहली मशीन। हाँ, गुना में पहली मशीन थी। और ग्वालियर में भी प्राइवेट सेक्टर में एक ही मशीन थी। और भोपाल में भेल उनकी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु कम हो, तो जो विधि विधान है, जैसे कोविड के टाइम पे अपन मास्क लगाते थे, है ना, और वो करते थे, ऐसे ही रेडियोलॉजी का सिस्टम है कि किस तरह से हम चिन्हित कर सकते हैं। प्रथम मित्रों नमस्कार, फिर एक प्रेरणा पथ में आपका स्वागत है। और प्रेरणा पथ का उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है कि हम गुना के ऐसे व्यक्तित्व और को आपके सामने लेके आए जिनके वो व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर बढ़े और जिनके व्यक्तित्व से आज पूरा गुना प्रेरणा ले रहा है। और उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं ऐसे गुना के ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व से जो गुना में किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, स्वयं में अपना एक परिचय है। मैं शुरुआत करता हूँ। 44 वर्ष उनको अपनी सेवाओं में गुना में देते हुए हो गए हैं। और 4 वर्षों से जिन्होंने 4 वर्षों से गुना में शासकीय सेवा में काम किया और NFL में भी 4 वर्ष काम किया और 2 वर्ष उनने विदेश में भी अपनी सेवाएं दी और आज वो गुना में हमारे बीच में हैं। आप MLC मानसी माँ बेटी सेवा समिति के माध्यम से 23,000 जांचें निःशुल्क कर चुके हैं। अगर राशि की बात मैं यहाँ पे करूँ तो गुना के अगर नज़र से देखा जाए, गुना के दृष्टिकोण से मैं उस राशि को बताऊँ तो लगभग 8 करोड़ रुपए की वो जांचें निःशुल्क कर चुके हैं। और अगर मैं महानगरों के दृष्टिकोण से उसमें बात करूं तो वो राशि की संख्या हो जाएगी 16 करोड़। 16 करोड़ काहे से कहते हैं आप सोच सकते हैं। गुना में एक ऐसा व्यक्तित्व जो 8 करोड़ रुपए की जांच निःशुल्क कर चुका है और गुना की सेवा कर रहा है अब तक लगभग उन्होंने। और उनका एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके मातृ और जो शिशु मृत्यु दर है उसको रोका जाए। आप गुना में शासन के साथ मिलकर, मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ मिलकर, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपको इस क्षेत्र में काफ़ी काम करने के बाद आपको बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व और सहजता और सरलता के धनी डॉक्टर ललित किशोर शर्मा जी आज हमारे बीच में हैं। मैं सर का अपने प्रेरणा पथ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपके बारे में जैसा कहा जाता है कि आप सहजता और सरलता के आपके अंदर सहजता और सरलता आपसे के अंदर से झलकती है। तो सर हम लोग यहाँ जानना चाहेंगे कि गुना में आपको 44 वर्ष हो गए, तो आपके बचपन कहाँ बीता, कैसा क्या रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म मुरैना के ग्राम जौरा में हुआ था 1954 में। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जौरा में ही हुई 11वीं तक। और ऐसे ही पढ़ता रहा, मेधावी था। और उस समय 12 कॉलेज में होता था जी। तो ग्वालियर में साइंस कॉलेज में मैं पढ़ने गया। और उसके बाद 12 करने के बाद मेरा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में एडमिशन हो गया और चिकित्सक बन गया। 2081 में रेडियो होके यहाँ पे फिर मेरा गुना में नौकरी लगी शास्त्री। सर, मैं थोड़ा आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता हूँ। परिवार कैसा था?
मैं मेरे परिवार में मेरे से 3 बड़ी बहनें हैं। मेरी माँ का देहांत जब मैं 4 वर्ष का था तभी हो गया था, और मेरे पिताजी ने ही मेरे को पाला। और जो भी आज मैं हूँ, उनकी शिक्षा, वो भी टीचर थे, साधारण शिक्षक थे, और उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी तरह से पाला कि मेरे को माँ की भी कमी महसूस नहीं हुई, और उनके साथ ही मैं पढ़ा। सर अभी परिवार की बात करें तो अभी परिवार में कौन कौन है आपके? अभी मेरी तीनों बहनें मेरे से बड़ी हैं, वो मौजूद हैं। पिताजी तो शांत हो गए, और 2 जीजाजी थे, वो भी शांत हो गए हैं। और मेरी बड़ी सिस्टर, सबसे बड़ी सिस्टर, वो करीब 80 ईयर की हैं। उनसे छोटी भोपाल में रहती हैं, समुद्रा जी। और मेरे से बड़ी जो हैं मेरी प्रेम जी, वो सुजरमा में रहती है। सर आपकी शादी कब हुई, कहाँ हुई, उसके बारे में कुछ? मेरी शादी 1989 में हुई। हाथरस में ये के परिवार है, पर वो अहमदाबाद में रहती थी। मेरा ससुर जी रेलवे में थे, और मेरे परिवार में जो हमारे जैसे पंडा होते हैं, उनके परिवार से थी, तो वो मेरे को देखते थे, मेरे पास आते थे। मतलब हमारे परिवार के पंडा थे, तो उन्होंने ये संबंध कराया। और मेरे जो इनके मौसा जी थे, वो पुलिस में थे, वहीं पे इंस्पेक्टर थे, वो भी मेरे को समझते थे। मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, मामा के लड़कों के, तो वो उस तरह से अपने संबंध हुआ। ये बेसिकली हाथरस की रहने वाली है। सर बच्चों की बात करें तो परिवार में मेरी एक ही बच्ची है जी। वो जब एमडी कर रहा था, मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसी दिन 1981 में उसका 20 नवंबर को जन्म हुआ था। और वो भी अभी पुणे में गायनेकोलॉजिस्ट है, पुणे में है। 81 का जन्म है उसका जी। सर दीदी का नाम बताइए। मानसी शर्मा जी, मानसी शर्मा। सर शादी हुई उनकी? हाँ, शादी हुई। उनकी भी एक बच्ची है जी, जैसे मेरी एक बच्ची है। और उसी के नाम से मैं जो सेवा कार्य करता हूँ, मानसी माँ बेटी सेवा समिति। और मानसी बेटी है, हाँ। और माँ मेरी पत्नी हो गई। तो बेटी होती बेटी क्या बात है, बहुत सुंदर। सर आपको चिकित्सक ही बनना है, ऐसा आपने कब सोचा? क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु टीवी से हुई थी 4 साल की उम्र में जी। तो जैसे मैं पढ़ने में मेधावी था, तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए, जिससे मैं मानव को सेवा कर सकूं और बीमारियों से निजात दिला सकूं। और चूँकि पढ़ने में होशियार था, तो मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया इस तरह से। जी सर, जैसे कहते हैं कि एक डॉक्टर के रूप में आपकी सबसे पहले मरीज से जुड़ी कोई यादगार घटना जो आपको अभी तक याद हो? मरीजों से तो बहुत सारी हैं जी। आज ही एक महिला आई थी मेरे से जांच कराने जी। गुना की थी, पर उसकी एक बहन सुठालिया में रहती है, उसके बच्चे को किसी ने खराब बता दिया था। तो वो बोल रही थी, उसकी बहन बोल रही थी, बड़ी बहन यहाँ पे रहती है, कि आपके चरण छूना चाहती है। वो बच्चा इतना सुंदर है अभी तक जी। इतना अच्छा है, 4 साल का हो गया है। तो कई डॉक्टरों ने कहा था कि वो उसको गिरा दो, खराब हो जाएगा, जो भी है। परंतु ऐसी बहुत सारी घटना है, कई लोग आते हैं, पर वो खाली
यही नहीं है, मतलब अच्छी और बुरी सारी चीज़ें हैं। सर हम लोग जैसे देखते हैं कि एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, पेशा है, वो एक अलग तरह के लोग उसमें सोच सकते हैं, लेकिन वो कौन सा क्षण था जिसने आपको सेवा की ओर मोड़ दिया कि आपने अपने व्यवसाय को सेवा बना दिया? मैं जब बचपन में था तो हमारे डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, आपने नाम सुना होगा, जौरा में उन्होंने गांधी आश्रम में एक आश्रम बनाया था, चमड़ा मिली थी उनको, ठीक है। तो वो हमको गर्मियों की छुट्टी में 1 महीने बुलाया करते, डाकुओं के साथ संवाद करते थे। जैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका में कैंप लगाते थे, हम उनके पास जाया करते थे और हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी हृदय परिवर्तन करते थे। भाई जी ने भी हमारा हृदय परिवर्तन किया। मैं डाकुओं के साथ दिन भर कैंप करते थे। गर्मी की छुट्टियों में सुबह से प्रार्थना और ये करने, और मैंने उस समय देखा कि दुर्दान डाकू जो हमारा जौरा और मुरैना चंबल संभाग थर्रासा था, उनसे उनको भी अच्छा व्यक्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मेरे मन में भी ऐसा विचार आया कि जब दुर्दांत डाकू भी अच्छे हो सकते हैं तो हमको भी समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो मेरे भाई जी से मैंने ये प्रेरणा ली, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव। सर जैसा कि आपने बताया कि आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, और ये इस जो आपके गले में जो पट्टी है इसके बारे में बताइए, ये क्या है फिर अपने उसके बाद? एक रेडियोलॉजिस्ट ऐसी संस्था, मतलब जो हमारी इंडियन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एसोसिएशन है, वो रेडियोलॉजी की सुप्रीम संस्था है। जो रेडियोलॉजी में जैसे अभी समझ सकते हैं आप, एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है, इससे जांचें होती हैं और बीमारियों को पता चलता है। तो मैं भी उसका सदस्य हूँ, क्योंकि मेरी रेडियोलॉजी में पीजी हुई है ना। और उसके बाद जो संदीप यादव से कलेक्टर थे यहाँ पे गुना में, 2011 में मैं रोटरी का भी सदस्य था। तो उन्होंने एक आंगनबाड़ी कुपोषण को ख़त्म करने के लिए दी हमको, और मेरे को पता है कि उन्होंने तो एक आंगनबाड़ी दी थी। मैं भी क्योंकि चयनित अध्यक्ष था उसका, तो मैं एक सिग्नेटरी था बिटवीन कलेक्टर, महिला बाल विकास उसके द्वारा, और रोटेरियन था तो रोटरी मिली, और उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से हमने जिला चिकित्सालय और CMH को इंक्लूड किया, और उस तरह से मैंने ये काम शुरू किया। चूँकि रेडियोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे पता है कि कुपोषण पेट से ही खत्म हो सकता है। शासन क्या करती है, 6 महीने के बाद करती है। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब कुपोषण की जांच करती है वो, पर हमको पता है कि कुपोषण तो पेट से ही होता है। तो मैं एक रेडियोलॉजिस्ट होने के नाते मेरे पास सोनोग्राफी व्यवस्था थी। तो 2011 से अटल बाल मित्र योजना के तहत 14 नवंबर से हमने ये काम शुरू किया फ्री। पहले तो उन्होंने एक आंगनबाड़ी थी, फिर हमने बढ़ा के 5 कर दी। मेरे जन्मदिन पे मैंने जो 11 नवंबर को मेरा जन्मदिन आता है, उस समय मैंने 10 आंगनबाड़ी कर दी। फिर राजेश कलेक्टर आए थे, ये गुना के थे, अशोकनगर के रहने वाले थे, राजेश जैन जी, तो हमसे जुड़े हुए थे वो। उसके समय में मैंने 40 आंगनबाड़ी कर दिया। जब कोविड आ गया तो थोड़ा सा धीमी हो गई,
परंतु फ्रैंक नोवेल आने के बाद मैंने पूरी गुना की आंगनबाड़ी 168 आंगनबाड़ी में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और रोज़ जांच करता हूँ। अभी प्रतिदिन बुलाता हूँ। पहले तो बुधवार और बृहस्पतिवार को किया करता था, पहले जब 2011-12 में, और राजेश जैन जी के समय में 40 आंगनबाड़ी में शुरू किया, और फ्रैंक नोवेल के बाद जब कोविड ख़त्म हो गया तो उसको 168 आंगनबाड़ी में सुचारू रूप से कर रहे हैं। और जिस तरह से ये जांच होनी चाहिए, प्रथम त्रैमास के भी, द्वितीय त्रैमास की और तृतीय त्रैमास की में, जिससे कि माता की मृत्यु कैसे हो सकती है उसको चिन्हित करना, और शिशु अगर कमज़ोर है उसको दवाई देना, उसको रोकना, या उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी संभावनाओं को देखते हुए हम उसकी जांच करते हैं। और एक गर्भवती महिला की 4 बार तक कम से कम जांच करती है। अगर हाई रिस्क रहती है तो जितनी भी जांच करने पड़े हम करते हैं। सर, जैसा भी आपने बताया कि दीदी का नाम मानसी है, माँ, उनकी माँ के नाम से बेटी, उनकी जो दीदी की बेटी है उसके नाम से आपने तीनों को मिला के एक जो संस्था बनाई, अभी तक कितनी जांचें हैं जो आप अभी तक कर चुके हैं, एक संख्या के रूप में देखा जाए? और उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि केवल क्या इस सेवा का लाभ गुना के लोग ही ले पा रहे हैं या बाहर से भी कुछ लोग जुड़े हैं आपसे? नहीं, 23,000 से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट की जांच कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। बाकी के सब जिलों से आते हैं, जैसे शिवपुरी से आते हैं, विदिशा से आते हैं, लटेरी से आते हैं, तो वो तो पे करके आते हैं जी। और उससे मेरा घर भी चलता है, मेरे स्टाफ की सैलरी निकलती है, पर उसको उसी अनुसार जांच करता हूं जिससे उनकी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु कम हो। तो जो विधि विधान है, जैसे कोविड के टाइम पे अपन मास्क लगाते थे, है ना, और वो करते थे, ऐसे ही रेडियोलॉजी का सिस्टम है कि किस तरह से हम चिन्हित कर सकते हैं। प्रथम त्रैमासिक में हम हाई रिस्क को केसेस को आइडेंटिफाई करके उनको एक एस्पिरिन गोली रहती है 150 मिलीग्राम 36 वीक तक देते हैं, तो उससे 90% बच्चे की कमज़ोर होने की और संभावना, और माँ की बीपी हाई होने की संभावना निरस्त हो जाती है। क्योंकि हमारे भारतीयों में और एशियन में बीपी की वजह से मृत्यु दर की संभावना अत्यधिक है। आप अगर आंकड़ों के हिसाब से देखो तो मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 173 है, ग्वालियर डिवीज़न में 181 है, और हमारे प्रोजेक्ट में 0 है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश शासन को और प्रधानमंत्री को भी कलेक्टर के माध्यम से जाता है। 2 बार हमारा प्रोजेक्ट मतलब प्रधानमंत्री के पुरस्कार के लिए भी भेजा गया है। सर, मैं अभी ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 33,000 जाँचें आपने की, पहली बार जब किसी परिवार की 23,000, हाँ, सूनी गोद भरी जी, उस क्षण आपको क्या महसूस हुआ? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमने जब रोटरी की तरफ से पहला किया था, जांच शुरू की थी, एक महिला थी रामवती बाई, उसका 8 बार बीपी की वजह से गर्भ समापन हो गया था। फिर हमने उसकी जांच की रोटरी के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, और 9वां बच्चा हमने स्वस्थ बच्चा उसको दिया। सबसे अच्छी ये मेरे को खुशी मिली, और भाई जी को भी उसको दिखाया था। और हमारे रोटरी के गवर्नर थे मेरे टाइम में आशीष देसाई, जो अहमदाबाद के निवासी थे और निर्मा यूनिवर्सिटी के डीन थे, उनको भी मैंने दिखाया था, और वो बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए। और वो बच्चा आज भी करीब मतलब 2011 में हुआ था, 12 में,
और अब कितने साल का हो गया 12-13 साल। है ना। और उसको मना किया था कि बाद में बच्चा नहीं करना है, परंतु उसने एक बार और कोशिश की, उसका गर्भ समापन हो गया और उसके बाद उसका रीनल फेल्योर में भी चली गई, किडनी फेल हो गई, पर अभी ठीक है, अब वो स्वस्थ है और अच्छी सी है। तो सबसे बड़ी खुशी ये है मेरे को कि एक सोनी गोद को मैंने भरा और रोटरी के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ, और एज रेडियोलॉजिस्ट के नाते मेरे को सबसे अच्छी फीलिंग हुई। सर, जैसा हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जी। क्या कभी कोई ऐसा क्षण आया कि जब लोगों ने आपसे कहा हो नहीं आप तो हमारे लिए साक्षात भगवान, ऐसी कोई याद आपको? ऐसे तो रोज आता है जी। मतलब ये अतिशयोक्त नहीं होगी, जी। रोज मेरे पास क्षण आते हैं। अभी चूँकि मैं लीग से हल्के काम करता हूँ, तो जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, जो गर्भवती माताएं आती हैं, मेरे नाम से ही आती हैं और मेरा काम देख के ही आती हैं। और जो बाहर से आते हैं, नहीं हमारे प्रोजेक्ट के तो आते ही हैं। सिस्टमेटिक वे में मैंने एक लिस्ट बना रखी है, किस को 3 महीने हो जाएंगे कलेक्टर के माध्यम से, महिला बाल एक सिस्टम है मेरा, और उससे हम हमारी जो कंप्यूटर गर्ल है वो अपॉइंटमेंट दे देती है और वो रोज आते हैं। परंतु ऐसे क्षण हमेशा रहते हैं, जो कई के बच्चे पहले शांत हो गए थे और उनको फिर हमारी जांच के अनुसार और अच्छी सुविधा करने के बाद उनको बच्चा जन्म हुआ, लड़की हुई या लड़का हुआ, सब अच्छा हुआ। सर, जैसे हम अभी मातृ शिशु दर की बात कर रहे हैं और महिलाओं की जागरूकता की बात कर रहे हैं, सर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो क्या क्या लगता है आपको, कहाँ कमी है, कि जागरूकता है या कमी है उसमें? नहीं, जागरूकता तो है, परंतु शासन की मेरे को ज़्यादा कमी लगती है। जो प्रधान आज भी आपको ये आश्चर्य होगा, आज 25 तारीख को प्रधानमंत्री का ये दिन होता है, जिससे गर्भवती माताओं की वो जांच करने की करते हैं। परंतु क्या है, जैसे अभी मैंने देखा है कि जितनी अभी इस साल भी 28 मौतें हो गई हैं गुना में, और ज़्यादातर वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, शहरिया हैं, आदिवासी हैं, बरेला वगैरह ऐसे नाम आते हैं, या SC ST हैं। और ये गुनाह की तो जो मेरे पास आते हैं उनको तो बचा सकते हैं, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँचे, तो शासन के जो प्रधानमंत्री के अनुसार जो जांच होती हैं एट रैंडम होती हैं, ऐसे ही सिस्टमेटिक नहीं होती हैं। सबसे बड़ी जैसे रेडियोलॉजी सोसाइटी और गायनिक सोसाइटी के अनुसार जो जांच होना चाहिए वो होती नहीं है सिस्टमेटिक। जब 3 महीने में हाई रिस्क चिन्हित करना है, उनको प्रिवेंशन के लिए दवाई देना है, वो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण लोगों की जांच तो करते हैं 9 तारीख को और 25 तारीख को, है ना, तो वो ऐसे ही बुला लेते हैं और उनको ऐसे ही विधिवत जांच नहीं करते हैं, खाली जांच कर लेते हैं। तो ये इसलिए मेरे को ऐसा चिंता लगता है कि अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो उसकी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि जागरूकता की आवश्यकता शहरों में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, और आवश्यकता है कि प्रशासन और हम सब मिलकर उस क्षेत्र में काम करें और जागरूकता फैलाएं, जिससे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है उसको हम रोक सकें। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप जब राज सोनोग्राफी जिसका आप संचालन कर रहे हैं, वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और उसमें उस समय में और आज के समय में क्या बदलाव है सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेन। मैंने जब शासकीय सेवा शुरू करी थी, रेडियोलॉजिस्ट के नाते मेरे के पास खाली एक्सरे की व्यवस्था थी। जब NFL में मैंने 86 में नौकरी ज्वाइन की, तो शासन की तरफ से NFL शासन की तरफ से मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में CT, MRI और अल्ट्रासाउंड
सीखने के लिए भेजा गया। 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, तब मैंने अल्ट्रासाउंड NFL के लोगों ने मंगा दी, और उस समय ये पहली मशीन थी जो गुना में जिले की और- पहली मशीन। हाँ, गुना में पहली मशीन थी, और ग्वालियर में भी प्राइवेट सेक्टर में एक ही मशीन थी, और भोपाल में भेल में एक मशीन थी खाली। हाँ, और मैं ऐसा पहला रेडियोलॉजिस्ट था जिन्होंने शुरू करी NFL में। जब राजीव गांधी जी भी विजिट करने आए थे तो उस समय हमारी मशीन उन्होंने देखी थी, और उस समय से मैंने काम करना शुरू किया 86 से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने देखा कि अल्ट्रासाउंड से गर्भवती माताओं को कोई भी नुकसान नहीं होता है, जबकि एक्सरे से तो नुकसान होता है, और ये सबसे सुरक्षित चीज़ है। और मैंने जैसे जैसे उसको पढ़ता रहा, और उस समय तो कम चीज़ें होती थी, अभी तो बहुत उन्नति हो गई है। अल्ट्रासाउंड, CT, MRI में बहुत उन्नति हो गई है। मेरे पास अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। NFL का और गेल का भी मैंने सत्यासन किया, और सऊदी अरब से लौटने के बाद 92 में मैंने कंचन मेडिकेयर की स्थापना की। बाद में 1 साल में मैं अलग होके मैंने राज सोनोग्राफी, मेरी माँ के नाम राजबाला शर्मा था, उनके नाम से मैंने 93 में ये शुरू किया। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि आज के समय में कि आधुनिक मशीनें डॉक्टर की संवेदनशीलता को कम कर रही हैं या प्रभावी बना रही हैं? नहीं, ये तो बहुत प्रभावी माध्यम है। चिकित्सक को संवेदनशील होना चाहिए। जो मशीनें तो हमको इम्प्रूव करती हैं, जैसे हम रेडियोलॉजी के माध्यम से जो गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं, तो जैसे आपको बताया कि मेरे प्रोजेक्ट में सिर्फ मात्र मृत्यु दर 0 है ना, जबकि ग्वालियर डिवीजन में 181 है। ये गुना में भी ऐसी है। अभी तक इस वर्ष भी 48 माताओं की मृत्यु हो चुकी है ना, और पिछले साल 37 हुई थी। तो जो सिस्टम है, अगर सिस्टमेटिक करोगे आप, तो वो हमारे लिए वरदान है ये अल्ट्रासाउंड। तो गर्भवती माताओं के लिए विशेष तर। सर, अब जैसे अभी हमारे इस क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर आ रहे हैं, आपके पास अनुभव है, उनके पास जोश है, तो नए हमारे जो युवा डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि हम हर बार हमारा जो रेडियोलॉजिकल सोसाइटी है, जो इंडियन रेडियोलॉजिकल सोसाइटी है, हर वीक हमारा वेबिनार होता है। मैं भी पहले वेबिनार लेता था, और हर वीक हम समझाते हैं किस विधि से जांच होना चाहिए। हमने 2019 में भी गुना में भी एक कलेक्टर के साथ और जो महिला बाल विकास अधिकारी और CMHO के साथ ये वेबिनार की थी यहाँ पे वरुण होटल में, और सभी डॉक्टर्स को जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको सिखाया था, गायनेकोलॉजिस्ट को सिखाया था कैसे जांच करना चाहिए, किस वजह से हम विधि से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। परंतु मेरी वेदना ये है कि कोई करता नहीं है। पैसे तो पूरे लेते हैं, परंतु जब तक डॉक्टर संवेदनशील नहीं होगा, उचित तरह से जांच नहीं करेगा, तो हमारा भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम नहीं हो सकती है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे युवाओं को संदेश है, डॉक्टर्स को संदेश है कि डॉक्टर संवेदनशील बने, क्योंकि संवेदनशीलता से ही आप दूसरे के दुख और दर्द को समझ सकते हैं। सर, क्या चिकित्सा केवल कैरियर है या एक मिशन के रूप में भी हमें से ले सकते हैं? आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? नहीं, मैं तो मिशन ही सोचता हूँ। और मैं सच कहूँ जितेंद्र, जो मेरे पास महिला जांच कराने आती है, मैं अपने बच्चों की तरह उसको सोचता हूँ, क्योंकि उनको कई बार मेरे को बताना
पड़ता है कि तुम मेरे बच्चे हो, जैसे मैं बच्ची के लिए सोचता हूँ उसी तरह से मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं कभी तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा, ये मेरा विश्वास है। सर, जैसा आपने बताया कि चिकित्सा कैरियर नहीं है, एक मिशन के रूप में आपने उसे लिया और एक संदेश है हमारे सभी डॉक्टर्स को कि आप जो काम कर रहे हैं वो केवल कैरियर नहीं है आपका, उसे एक मिशन के रूप में लेंगे तो शायद आपको समाज और राष्ट्र याद करे। सर, हम बात करते हैं कि जैसे अभी आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, तो सर उन संस्थाओं के बारे में कुछ बताइए कि आप कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े? मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, पहली संस्था है सामाजिक संस्था जिसका चलन हुआ, और किसी बिजनेसमैन ने बनाई थी। तो वो ये सोच के कि उसमें जो हमारी मूल भाव है भारतीय वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला हो, है ना, सभी के लिए सोचते हैं वो, उस तरह से उसका अवधारणा शुरू हुई। और मैं रेड क्रॉस का भी चेयरमैन हूँ, 2011 में भी चेयरमैन था, अभी भी चेयरमैन हूँ, और वृद्धाश्रम का अध्यक्ष रह चुका हूँ, सेवा भारती से जुड़ा हूँ, और ऐसे काम करता रहता हूँ बस। सर, जैसा कि लोग कहते हैं कि चिकित्सक बहुत बिजी होते हैं, बहुत व्यस्त लाइफ होती है, और आज के लिए मैं एक संदेश और एक मैसेज भी ये निकल के आता है कि चिकित्सा का क्षेत्र और सेवा के क्षेत्र में आप संतुलन कैसे बना पाते हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं नहीं यार, डॉक्टर्स बहुत बिजी रहते हैं, एकदम फ्री टाइम नहीं रहता, परिवार घर के लिए भी टाइम नहीं रहता, और आपने बताया कि आप इतनी सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े, तो ये संतुलन आप कैसे बनाते हैं और हमारे डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं तो सुबह 9 बजे तैयार होकर जाता हूँ, 2-2:30 बजे रहता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के काम करता हूँ, जो काम आता है। मैं ये संतुलन बिठाने की कोशिश करता हूँ कि जितनी जांचें मैं अच्छे तरह से कर सकूँ उतना ही करता हूँ। मैं काउंटिंग में विश्वास नहीं करता, है ना। कई सेक्टर में क्या है कि बहुत पैसा लगता है और रेडियोलॉजिस्ट को 100 जांच करनी पड़ती है। मैं तो अभी जैसे आज मैंने जांच की है, खाली 10 जांचें की हैं अपने प्रोजेक्ट के मिला के और प्राइवेट पेशेंट को मिला के सिर्फ, और इतना मेरा सुबह 9 बजे से लेके 2:30 बजे गया, और आपके साथ 5 बजे, 4:45 बजे गया, और 6-6:15 बजे फ्री हो गया। तो मैं संतुलन ये बनाना चाहता हूँ कि नंबर पे ध्यान नहीं देना है, मेरे को क्वालिटी पे ध्यान देना है, तभी मैं मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम कर सकता हूँ, और मेरे लिए सफिशिएंट पैसा आ जाता है उससे, जिससे मैं स्टाफ की सैलरी भी निकालूँ, अपना जीवन भी कर सकूँ। सर, जैसा कि अभी मुझे आपसे बात करते करते 2 चीज़ समझ में आई। एक तो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जी। प्रोजेक्ट में जो आप काम कर रहे हैं वो सब आपका निःशुल्क रहता है जी। और जो आप प्राइवेट रूप से जो जांचें कराते हैं, आप जिनको चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं, वो जो आपको जो पैसा आता है उससे आप स्टाफ और जो मेंटेनेंस है वो सब निकाल लेते हैं, और आप उसी में आप संतुष्ट और खुश हैं। हाँ। जी जी सर, बहुत बड़ी बात है सर। सर, आप आज समाज के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें क्या सबसे बड़ी चुनौतियों को आप देखते हैं? एक चुनौती तो यही है कि हमको विधि विधान से काम करना चाहिए, परिणाम अगर चाहना है, क्योंकि जब तक आप विधि विधान से काम नहीं करोगे, गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं करोगे, तो हमारा चिकित्सकीय जीवन भी व्यर्थ है। कोई जब तक परिणाम नहीं आएगा, हमारा जनमानस स्वस्थ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, हमारा चिकित्सक होने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी काम करो सेवा भाव से करो और मानव के कल्याण के लिए करो, ये मेरा मानना है। सर, जैसा अभी आपने बताया कि आपको इतना अनुभव है और इतने सारे वर्षों से आप काम कर रहे हैं, तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव का लाभ चिकित्सा जगत कैसे उठा पा रहा है? क्या आप कभी कोई वर्कशॉप, सेमिनार इस तरह से?
हम रेगुलरली करते हैं। जैसे आपको बताया कि हर वीकली हमारी इंडियन रेडियोलॉजिकल के एसोसिएशन की संरक्षण प्रोग्राम है हमारा, जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए हमारे काम कर रहे हैं हमारे लोग। एक डॉक्टर रिजो मैथ्यू है केरला के, और प्रवीण निर्मलन, उन्होंने ये संरक्षण प्रोग्राम बनाया, और डॉक्टर भावरन, तीनों मित्र थे, तीनों क्लासमेट थे। ये मैं 2011 से काम कर रहा था, और उन्होंने 2019 में वही काम किया। और हम जब मिले, उन्होंने एक इंदौर में CME की पहली, तो मैंने अपने परिणाम उनको दिखाए, उन्होंने मेरे को बताए कैसे काम करना है। तो हम उनके साथ मिलके, और मेरा काम उन्होंने पब्लिश किया। अभी तक मेरे 5 पेपर पब्लिश हो चुके हैं मेरे काम के अनुसार। पहला, डेटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गर्भवती माता की गर्भकाल की गणना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है 20 गुना हो जाती है अगर गर्भकाल का चयनित नहीं होगा। तो पहला पेपर उन्होंने 2020 में मेरा डेटिंग पे था, तो 2004 से मैं काम कर रहा था। और 2 पेपर मेरे इंटरनेशनल है, जिन्होंने ये अवधारणा की है कि BP से मृत्यु तो होती है, उन्हीं के पेपर में मेरा पब्लिश हुआ है। तो हम इंडियन रेडियोलॉजिकल के माध्यम से, संरक्षण प्रोग्राम के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, और सबको सिखाते हैं। हर वीक में हमारा प्रोग्राम होता है, वेबिनार होती है यहाँ से ही, इस तरह से। सर, जैसा कि आपने बताया चिकित्सा के क्षेत्र में आपने जो उपलब्धियां रही, आपने जो परामर्श दिया, लोगों के लिए काम करा, तो सर समाज आपके कामों को सम्मान और पुरस्कार से भी लोग समझते हैं कि हाँ व्यक्ति काम कर रहा है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपको अभी तक कितने सम्मान, कोई पुरस्कार, उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जी, मेरे को रोटरी के माध्यम से हाईएस्ट अवार्ड एक थानचंद मेहता मिला, जो 40 वर्ष बाद, किसी स्थापना के बाद किसी चिकित्सक को मिला। ये सबसे बड़ा मेरे को था। और जब मैं रोटरी का प्रेसिडेंट था, रोटरी क्लब गुना का, एक और पुरस्कार हेल्थ केयर के लिए मेरे को मिला, और बहुत सारे पुरस्कार मिले मेरे को। और दूसरा, इंडियन रेडियोलॉजिकल का फर्स्ट एथिकल अवार्ड, जो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, पहला अवार्ड मेरे को 2020 में मिला है। ये सबसे बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं किसी कमीशन खोरी में काम नहीं करता हूँ। तो उन लोगों ने मेरे को चिन्हित किया कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद, क्योंकि सेंटर चलाने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को पहचाना, और पहला संरक्षण अवार्ड मेरे को, एथिकल अवार्ड, और दूसरा मेरे को संरक्षण अवार्ड मिला। और मैं 2023 में चेयरमैन था इसका, कमेटी का, और उसका भी मेरे को अवार्ड मिला है, और बहुत सारे काम। और ये लास्ट जो ग्लोबल साउथ एम्बेसडर अवार्ड 2025 में मिला है मेरे को। सर हम बात करते हैं, कुछ हल्के और रोचक सवाल लेंगे, आप उनको कम शब्दों में, कम लाइन में बताना है कि डॉक्टर या समाज सेवी, हम आपको क्या माने? डॉक्टर के रूप में समाज सेवी। डॉक्टर के रूप में समाज सेवी। सर विज्ञान या संवेदना आपके पास? दोनों है। दोनों, विज्ञान के साथ संवेदना। विज्ञान के साथ संवेदना। अनुशासन या करुणा? दोनों जरूरी है, बगैर अगर उसके करुणा के अनुशासन नहीं हो सकता। मैं तो यही पालन करता हूँ। एक शब्द में आपके लिए सफलता क्या है? सफलता मानव की सेवा करना। एक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं सर? जिस भी क्षेत्र में हो, आप मानव के लिए सेवा करते रहो। चाहे शिक्षक हो तो अच्छी शिक्षा अपने स्टूडेंट को दो, चिकित्सक हो तो अच्छी मानव की सेवा करो अपने जांचों के माध्यम से, और प्रशासन में हो तो वो भी अच्छे से काम करते रहो। अगर नेतागिरी में हो तो उनको भी करना चाहिए।
और समाज सेवा में हो तो आपका जीवन तो मतलब स्वर्ण है। मानव की सेवा ही धर्म है। सर, यदि आपके जीवन पर कोई किताब लिखी जाए तो उसका शीर्षक क्या हो सकता है आपकी नज़रों में? मैंने सोचा भी नहीं। हाँ, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं सोचा, क्योंकि आपको काम करते करते इतना काम में इतना व्यस्त रहते हैं। मैंने कि तो सोच अभी नहीं पाते। देखो मैं तुमको बताऊं जी अगर मेरी क्लिनिक में देखा हो जी कि विवेकानंद जी की और अविनाश जयवर की कविता लिखी है, जी तो मैं तो भाई जी को, विवेकानंद जी को मानता हूँ। मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि ईश्वर मुझे कुछ वापस देगा। ईश्वर नहीं बनाया मेरे को, ऐसे ही कर रहा हूँ। अगर ईश्वर नहीं बनाता तो मैं कैसे करता? तो मैं सोचना ही भूल गया हूँ। मेरे को क्या मिलेगा, क्या होगा, जीवन में क्या होगा, मेरे को कोई भाव नहीं है। सर, आपके अनुसार सच्ची सेवा क्या है? जिससे मानव का कल्याण हो। सर, आपने बताया कि आप अध्यात्म से भी जुड़े हैं, आपकी आध्यात्मिक रुचि है, और डॉक्टर को आध्यात्मिक होना भी चाहिए, क्योंकि लोग जो कहते हैं सब भगवान के भरोसे छोड़ दो लास्ट में। तो सर, आपका कोई प्रिय भजन जो आपके सबसे नज़दीक रहता हो, आप उसे अगर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहें तो सर स्वागत है। मेरे को भाई से भी सुना था मैंने, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथा है बल राम, सुमेरी मैंने निर्बल के बल राम। ये भजन आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? जब भी मैं निराश होता हूँ ये इसको याद करता हूँ। जी सर, डॉक्टर, आज हमने हमारे पॉडकास्ट में हम डॉक्टर ललितोष शर्मा जी से बात की। आपके लिए चिकित्सा केवल एक साधना है, आप उसे तपस्या के रूप में मानते हैं और एक संवेदनशील है। आज हम आपसे सीखे और आपके बारे में जाना कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने काम को मिशन बना ले और सेवा में जुट जाए तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, आपके अनुभव हम सबसे साझा किए, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारी टीम में हमारे अनु भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के हमारे लिए समय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।